सो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक स्टार्ट करने जा रहे हैं और डी एंड एफ ब्लॉक मैं कोशिश करूँगा कि 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर ऑफ क्लास 12। ये एक इनऑर्गेनिक का पार्ट है क्लास 12 केमिस्ट्री में, और जेई के हिसाब से, नीट के हिसाब से, एज वेल एज फॉर सीबीएसई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट अस स्टार्ट डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डी ब्लॉक से स्टार्ट करेंगे। डी ब्लॉक से स्टार्ट करेंगे। अब देखो डी ब्लॉक में अगर मैं देखूँ तो एक पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक बीच में आता है। अगर मैं बोलूँ, एक मैं रफ पीरियोडिक टेबल डायग्राम में बना रहा हूँ। ओके, सो पहले आता है एस ब्लॉक, वी ऑल नो। फिर आता है दिस एस ब्लॉक। ओके, फिर आता है डी ब्लॉक, एक डी ब्लॉक आता है। आफ्टर दैट वी गॉट पी ब्लॉक, एक पी ब्लॉक आता है। ठीक है, तो ये एस, डी और पी इस तरह से एक अरेंज रहता है। दिस एस ब्लॉक, ओके, दिस एस ब्लॉक। एक होता है पी ब्लॉक, एंड वी नो दिस इज जो बीच वाला है वो है डी ब्लॉक। ये जो बीच वाला पोर्शन जो हम लोग देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, तो वो डी ब्लॉक हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये है डी ब्लॉक। दिस पोर्शन वी ऑल नो दिस इज अ डी ब्लॉक। ओके, सो दिस अ डी ब्लॉक। नाउ अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में ही पढ़ना है हमारे पूरे चैप्टर में। पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक होता है, दिस इज एस ब्लॉक। ओके, फिर डी ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, दिस पी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, अच्छा, डी ब्लॉक एलिमेंट जो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होता है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ओके, डी ब्लॉक में 3rd ग्रुप, 4th ग्रुप, 5th ग्रुप, 6th ग्रुप, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th. So there are 12 groups are in the D block element. 12 groups. उसके बाद बाकी 13, 14, 15, 16 and there 17 and 18. There are 13 to 18 groups are belongs to P block. अब तुम लोग बोलोगे कि F block कहाँ है? तो ये F block हम लोग मेन बॉडी से अलग रखा गया है, और ये F block एलिमेंट, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट एक्चुअली इट इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ डी ब्लॉक। कैसे मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक है। ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं, दीज आर कॉल्ड डी ब्लॉक। अब देखो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 3 से 12 है। अभी ग्रुप 3 से 12 मतलब कौन कौन सा पीरियड, हम लोग तो ग्रुप जान गए। अब पीरियड में क्या क्या है, एक पीरियड ये वाला। अच्छा, ये क्या है, दिस इज द फर्स्ट पीरियड, दिस इज द सेकेंड पीरियड, दिस इज द थर्ड पीरियड। 4th पीरियड से स्टार्ट होता है डी ब्लॉक एलिमेंट। 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th और 7th पीरियड। ओके, तो ये देख रहे हैं हम लोग, ये 3, ये 4th पीरियड से लेकर 7th पीरियड। अगर देखें 4th पीरियड से लेकर 7th पीरियड स्टार्ट होता है डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, 4th पीरियड से 7th पीरियड एंड ग्रुप 3 to 12। ओके, तो दैट विल स्टार्ट डी ब्लॉक एलिमेंट फर्स्ट एंड देन वी कंटिन्यू फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट हम लोग थोड़ा कुछ दिन बाद जब डी ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा तो एफ ब्लॉक भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट बस आप लोग याद रखिएगा, ग्रुप 3 से ग्रुप 12। मैं एक रफ डायग्राम बनाया हूँ पीरियोडिक टेबल का, मैं सब एलिमेंट्स को बताऊंगा इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है। और ग्रुप 4 से पीरियड 4 से पीरियड 7, these are of D block element. So I am erasing this part. तो देखो, तो अब डी ब्लॉक एलिमेंट हम लोगों ने क्या देखा, डी ब्लॉक एलिमेंट बिलोंग्स टू व्हाट, ग्रुप नंबर 3 to group number 12, 3 to 12 first case, and period that is from 4th period to 7th period. Okay, that is from 4th period to 7th period D block element belongs. Okay, now अब हम लोग ये ग्रुप नंबर 3 से 12 जो है, ग्रुप नंबर 3 से 12 में ये 4th पीरियड का मैं एलिमेंट मैं लिखने जा रहा हूँ। तो 4th पीरियड में एलिमेंट क्या है, 4th पीरियड में एलिमेंट है स्कैंडियम, टाइटेनियम,
वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये है फोर्थ पीरियड एलिमेंट। ओके, अब देखो ये फोर्थ पीरियड एलिमेंट में जो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर ये क्या है 21, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम 23, इस तरह से फिर 30 तक हम लोग जाते हैं। मैंगनीज 24 है, सॉरी मैंगनीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29 एंड जिंक 30। इट इज बिलोंग टू फोर्थ पीरियड। ये जो एलिमेंट हम लोगों ने लिखा ये क्या है फोर्थ पीरियड एलिमेंट है। दिस बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड। ओके, अब हम लोग फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट को लिखेंगे। सिक्स्थ पीरियड भी है, सेवन्थ पीरियड भी है। ओके, तो फिफ्थ पीरियड में क्या है लैंथनम। ओके, सॉरी फिफ्थ पीरियड में अगर हम लोग देखें तो फिफ्थ पीरियड पहले बोली कहाँ से स्टार्ट होता है। फिफ्थ पीरियड स्टार्ट होता है ग्रुप, अगेन मैं बोल रहा हूँ ग्रुप 3 से स्टार्ट होगा। ग्रुप 12 जो भी स्टार्ट हो, ये ग्रुप 3 एलिमेंट है, दिस ग्रुप 3 एलिमेंट मैं लिख दे रहा हूँ इधर। दिस इज ग्रुप 4, आई एम राइटिंग हियर दिस इज ग्रुप। ओके, दिस इज ग्रुप 5 ये है ग्रुप 6, ये है ग्रुप 7, ये है ग्रुप 8, ये है ग्रुप 9, ये है ग्रुप 10, ये है ग्रुप 11, ये ग्रुप 12। ठीक है, ग्रुप 3 से 12 देयर इज अ फोर्थ पीरियड। अब हम लोग लिखने जा रहे हैं फिफ्थ पीरियड। ओके, देखो जनरली क्या है ना, फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट्स को जरूरत नहीं है, जनरली क्वेश्चंस आते हैं फोर्थ पीरियड से आते हैं और 3D सीरीज से आते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। मैं अब ये फिफ्थ पीरियड एलिमेंट लिखने जा रहा हूँ। YZR, जिरकोनियम, इट्रियम कहते हैं इसे, नायोबियम, सीरियम। ओके, सो दिस इज बिलोंग्स टू फिफ्थ पीरियड। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि अगर तुम लोगों को मैंने कहा कि ये फोर्थ पीरियड का जो एलिमेंट है फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर कैसे जानेंगे, तो सिंपली क्या करो 18 ऐड कर दो, मैजिकल नंबर जो मैंने पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब क्या है, मैजिकल नंबर क्या है 21 में 18 अगर ऐड कर देंगे तो क्या बचेगा 39 होगा। 39, ये 40, ये 41, ये 42, ये 43, ये 44, ये 45, ये 46, ये 47, ये 48, सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से 39 से 48 इफ यू विल ऑब्जर्व दिस इज अ फिफ्थ पीरियड एलिमेंट। इसके बाद सिक्स पीरियड भी आता है। सिक्स पीरियड में क्या है, मैं सिक्स पीरियड में लिखता हूँ लैंथनम, दिस हॉफनियम, टंगस्टन, ईरिडियम, दिस इज बिलोंग्स टू, ये है फिफ्थ पीरियड था ये, और ये था सिक्स पीरियड। ठीक है, तो देखो ऐसे तो सेवन्थ पीरियड भी है। सेवन्थ पीरियड में हम लोग AC मतलब जितने भी सेवन्थ पीरियड के एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं F ब्लॉक से भी पार करते हैं, इवन सिक्स पीरियड के भी। ठीक है, तो लेकिन हम लोगों को इस चैप्टर में मेनली पढ़ना है फोर्थ पीरियड के बारे में। दिस पीरियड भी हम लोग इस चैप्टर में मेनली पढ़ना क्या है फोर्थ पीरियड के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्कैंडियम से। लेट अस स्टार्ट विद स्कैंडियम। आई एम डिनोटिंग इट फ्रॉम ब्लू कलर, दिस स्कैंडियम। ओके, दिस स्कैंडियम से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बोलूँ स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर मैंने लिखा है यहाँ पर, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 21। अब अगर मैं बोलूँ स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, अगर इसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम। ठीक है, ये स्कैंडियम कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 6, 18, यहाँ तक फ्रॉम 1s to 3p6, यहाँ से लेकर 3p तक ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन किसको बताता है, ये बताता है आर्गन को। आर्गन के बाद क्या है 4s2, 3d1। तो हम लोगों ने ये देखा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर कर रहा है, वो किस में एंटर कर रहा है 3D स्ट्रक्चर में। मैं फिर से बोल रहा हूँ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किस में कर रहा है, ये 3D में एंटर कर रहा है। तो इसीलिए फोर्थ पीरियड को हम लोग 3D सीरीज भी कहते हैं। अगर मैं बोलूँ लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंटर कर रहा है 3D में, तो इसलिए फोर्थ है। तुम कोई भी एलिमेंट को उठा लो फोर्थ पीरियड से, तुम क्रोमियम को उठा लो, तुम कोबाल्ट को उठा लो, तुम निकल को उठा लो, कोई भी एलिमेंट देखना लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर करेगा ये 3D में करेगा। दैट्स व्हाई द फोर्थ पीरियड इज कॉल्ड 3D सीरीज। दिस फोर्थ पीरियड एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड 3D सीरीज। इसके बाद अगर मैं ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बोलूँ, अगर मैं 4 को मानूँ n, अगर मैं यहाँ पर 4 को मानूँ n,
तो 3 हो जाएगा n-1, ठीक है। यहाँ पर n 4 के साथ क्या है, s सब शेल है, तो ns, यहाँ पर s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, ns 1 से 2 ही इलेक्ट्रॉन s में जा सकते हैं, और d में कितने जा सकते हैं, n-1 d, ये 3d है, n-1 d, इसमें 1 से 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, व्हाट इज़ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होगा, ये क्या है, ns 1 to 2 n-1 d 1 to 10, दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। अब देखो ये 4th पीरियड था, ये 5th पीरियड, ये 6th पीरियड, 7th पीरियड भी है, हम लोग को जनरली क्या पढ़ना है, 3D सीरीज़ के बारे में पढ़ना है, फिर थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ 5th पीरियड के बारे में, 4D सीरीज़ के बारे में पढ़ना है। अब जैसे देखो यहाँ पर स्कैंडियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है 3D में, उसी तरह से इसके जस्ट नीचे वाले पीरियड में, 5th पीरियड में जाएंगे, येट्रियम है, जिरकोनियम है, नायोबिनम है, मॉलिब्डेनम, टेक्निन, ये सब क्या है, ये सब इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा 4D में, हियर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू 4D सीरीज, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड 4D सीरीज। हम लोग 4th पीरियड 3D सीरीज, जनरली स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज कर जाता है, ये कौन सा पीरियड कौन सा सीरीज, तो 4th पीरियड 3D सीरीज अगर समझ में नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना, लास्ट इलेक्ट्रॉन देख लेना, 5th पीरियड 4D सीरीज, ठीक है। तो ये है डी ब्लॉक एलिमेंट का एक छोटा सा ओवरव्यू, ठीक है। हम लोग यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं स्कैंडियम से, स्कैंडियम को डी ब्लॉक, स्कैंडियम से लेकर जिंक और बाकी सब एलिमेंट भी। यहाँ पर तुम लोग एक चीज़ ध्यान दे सकते हो, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी जो है ये एक स्पेशल एलिमेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कॉपर, सिल्वर और गोल्ड का। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड पुराने ज़माने में कॉइन, एक सिक्के की तरह मतलब व्यवहार किया जाता था इसे, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कॉइनेज मेटल, इसे क्या कहते हैं, कॉइनेज मेटल, इट इज़ कॉल्ड कॉइनेज मेटल, ठीक है। निकल, पैलेडियम एंड प्लैटिनम, देखो निकल, ये जो पैलेडियम है, प्लैटिनम है, ये सब क्या है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग हाइड्रोजन को ऐड कर, जैसे इथीन में हम लोगों को हाइड्रोजन ऐड करना है, क्या यूज़ करते थे हम लोगों ने, यूज़ किया था निकल, पैलेडियम, रैडिनिकल, रिमेंबर, मस्ट रिमेंबर, मैं जब ऑर्गेनिक कराऊंगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। उसी तरह से प्लैटिनम भी है, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो हाइड्रोजन को कैप्चर कर देता था, तो ये क्या है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेटेड कैटलिस्ट, ओके, जो हाइड्रोजन को ऐड करता है, उसमें हाइड्रोजन को अपने पोर्स में डाल देता है, तो इसे एक तरह से कैटलिस्ट का भी जैसा व्यवहार करता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेटेड कैटलिस्ट, हाइड्रोजिनेटेड कैटलिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी से स्पेशल नाम दिया गया है सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, मैं बताऊंगा बाद में इसे सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों दिया गया है। पहले ट्रांजिशन एलिमेंट तो समझे, इसके बाद हम लोग सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग इसमें देखेंगे क्या होता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कि ग्रुप कितने होते हैं, पीरियड कितने होते हैं, कौन सा सीरीज 3D सीरीज होता है, कौन सा 4D, कौन सा 5D होना चाहिए, इस तरह से हम लोग इसमें कौन कौन सा मेटल यूज होता है, 3 ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। क्यों जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS 1 to 2 n-1 D 1 to 10 है, बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग इसको मिटाएंगे, मिटा के देखेंगे आगे और क्या क्या पढ़ना है। सो यू टेक स्नैपशॉट ऑफ दिस। तो मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। देखो अब इसमें क्या है कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट में, लेट अस स्टार्ट विद स्कैंडियम ओनली, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब मैं अगर स्कैंडियम से स्टार्ट करूँ, इफ़ आई विल स्टार्ट विद स्कैंडियम, तो देखो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। अभी मैंने कन्फिगरेशन बताया, आर्गन तक का कन्फिगरेशन 18 तक है। उसके बाद क्या है, 4s2 3d1। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है डी सबसेल में, इसीलिए सब लोग डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है डी सबसेल में, इसीलिए लोग डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। सेम फॉर टाइटेनियम।
अगर हम लोग देखेंगे टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 4s2 3d2, इसमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर कर रहा है, दैट्स वाई इसे हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अगर हम लोग देखेंगे वेनेडियम का, तो वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 23, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गन 4s2 3d3, ठीक है। अब देखो वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स कर रहा है डी सबशेल में, इसीलिए हम लोग इसे डी ब्लॉक कहते हैं। सेम अगर तुम क्रोमियम का देखोगे तो मैं डायरेक्टली लिख देना वहाँ पर, क्रोमियम का भी सेम केस है 4s1 3d5, ठीक है। तो यहाँ पर भी लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है डी में। अगर हम लोग मैंगनीज का देखेंगे तो मैंगनीज का 25 है, यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है 4s2 देखो 3d5, ठीक है। मैंगनीज के बाद देखो आयरन आता है, आयरन का 26 एटॉमिक नंबर, आर्गन, ठीक है 4s2 3d6। आयरन के बाद कोबाल्ट आता है, ठीक है, आयरन के बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 में कॉन्फ़िगरेशन होता है, इट विल बी 4s2 3d7। कोबाल्ट के बाद निकल, निकल का भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, निकल का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d8। निकल के बाद क्या है, कॉपर, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 आर्गन 4s1, इट विल बिकम 3d10। अब लास्ट में क्या है, जिंक। अब देखो जिंक यहाँ पर आर्गन है, आर्गन के बाद 4s2, इसके बाद आता है 3d10। अब तुम लोग एक चीज़ ध्यान दोगे, यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है डी में, यहाँ पर भी एंटर कर रहा है डी में, यहाँ पर भी एंटर कर रहा है डी में, यहाँ पर भी एंटर कर रहा है डी सबशेल में, यहाँ पर भी एंटर कर रहा है डी सबशेल में, यहाँ पर भी एंटर कर रहा है डी सबशेल में, यहाँ पर भी एंटर कर रहा है डी सबशेल में। तो देख लो सब डी सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, तो इसलिए इसे डी ब्लॉक एलिमेंट कहा गया है। लेकिन इसे ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट होता क्या है, देखो ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन का मतलब क्या है, ट्रांजिशन का मतलब है एक स्टेप से दूसरे स्टेप के बीच का एक पार्ट, एक इंटरमीडिएट, एक ऐसा इनविजिबल स्टेप जो हम लोग को दिखता नहीं लेकिन है, ठीक है। तो ये है ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन यहाँ पर तो दिख रहा है, यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट है, प्रॉपर एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है कि जिसका वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, जिसका वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। सो अगर मैं डी ब्लॉक बोलूँ तो इसे डी ब्लॉक क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान सुनना, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू डी सबशेल, इंटर्स इनटू डी सबशेल, ये तो समझ में आ गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। इसीलिए से क्या कहा गया है, डी ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा, इसे ट्रांजिशन भी कहा गया है। ट्रांजिशन मतलब एक एस ब्लॉक से ये पी ब्लॉक में जा रहा है, मतलब एस ब्लॉक से पी ब्लॉक के बीच का ट्रांजिशन है डी, सो दैट इज कॉल्ड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। बट ये प्रॉपर रीजन नहीं है, प्रॉपर रीजन मैं बता दे रहा हूँ। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब जिसका जो डी ऑर्बिटल होता है वो वैकेंट होता है, चाहे वो एलिमेंटल स्टेट में हो या आयनिक स्टेट में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बोलूँ, यहाँ पर स्कैंडियम का डी ऑर्बिटल वैकेंट है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए। डी में अगर मैं देखूँ, डी सबशेल में टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, याद रखना हमेशा। डी सब ये क्लास 11 का टॉपिक है, केमिकल बॉन्डिंग। अब डी सबशेल में टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं। एक पहला ऑर्बिटल का नाम है डी एक्स वाई, सभी हम लोग जानते हैं, ये सब केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़े हैं, डी वाई एक्स जेड, डी एक्स जेड, फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड देन डी जेड स्क्वायर। तो टोटल देयर आर 5 ऑर्बिटल्स इन डी सबशेल। अब ये देखो 5 ऑर्बिटल जो डी सबशेल में है, ठीक है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 5 में कितने इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। अब यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन मतलब कम्प्लीटली फिल्ड, लेकिन स्कैंडियम में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब डी ऑर्बिटल वैकेंट है अभी भी। टाइटेनियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है नहीं, मतलब डी ऑर्बिटल वैकेंट है अभी भी। 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब डी ऑर्बिटल वैकेंट है। 5 इलेक्ट्रॉन आ गया क्रोमियम में, मैग्नीज में भी 5 है देखो, तो इसमें भी डी ऑर्बिटल वैकेंट है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कॉपर और जिंक के अलावा सभी का डी ऑर्बिटल वैकेंट है। और जहाँ पर भी डी ऑर्बिटल वैकेंट है, जहाँ पर भी डी ऑर्बिटल वैकेंट है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, वो मैं उसमें भी मैं आऊँगा। तो जहाँ पर भी डी ऑर्बिटल वैकेंट है, जहाँ पर भी डी ऑर्बिटल वैकेंट है, उसे हम लोग उसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट, दोज एलिमेंट्स विच हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। सिंपल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मैं बोल रहा हूँ, दोज एलिमेंट्स which have vacant d orbital, vacant d orbital। अच्छा, एक पॉइंट और है, vacant
डी ऑर्बिटल। जरूरी नहीं कि ये एलिमेंटल फॉर्म में ही होगा, ये आयनिक फॉर्म में घुसता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दोज एलिमेंट्स और आयंस, यू कैन पुट हियर। तो मैं लिख रहा हूँ नीचे दोज एलिमेंट और आयंस। अब देखो यहाँ पर कॉपर को ध्यान से देखो, कॉपर का डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड, जिंक का डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड। अब बोलोगे ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट होना नहीं चाहिए। तो कॉपर के केस में अगर मैं देखूं तो कॉपर क्या है, कॉपर तो एग्जिस्ट करता है, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 4s1 3d10। लेकिन कॉपर दो आयनिक स्टेट शो करता है, एक Cu प्लस एक Cu+2, हम लोग सबको पता है। अब Cu+2 आयनिक स्टेट में, Cu+2 कॉपर के 2+2 आयनिक स्टेट में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पहला इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से निकलेगा, सभी को पता है पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s से ही, 3d से नहीं, क्योंकि 4s फोर्थ शेल में है, सबसे दूर का शेल में है, इसीलिए 4s से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, बचा कहाँ, क्या बचा 3d10। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा कॉपर+2 का, कॉपर+2 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s0 3d9। अब देखो ये 3d9 मतलब क्या, डी ऑर्बिटल अभी भी वैकेंट है कॉपर के आयनिक स्टेट में, इसे दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड, कॉपर इज आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। मैंने कहा क्या था कि एक ऐसा एलिमेंट या आयनिक स्टेट में वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, उससे कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो कॉपर के एलिमेंटल स्टेट में भले 3d10 है, लेकिन कॉपर के आयनिक स्टेट में 3d9 है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। लेकिन अगर मैं जिंक के केस में देखूं, अगर मैं जिंक के केस में देखूं तो जिंक को अगर तुम लोग देखोगे तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गन 4s2 3d10। अब देखो जिंक एग्जिस्ट करता है Zn+2 के फॉर्म में, सभी को पता है जिंक एग्जिस्ट करता है Zn+2 के फॉर्म में। अब Zn+2 के फॉर्म में जिंक जब एग्जिस्ट करता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन तो साथ में रहेगा ही, तो और क्या होगा 4s0 हो जाएगा, इट विल बिकम 4s0 3d10। देखो अभी भी जिंक का जो डी ऑर्बिटल है ये कम्प्लीटली फुलफिल्ड है, अभी भी जिंक का जो डी ऑर्बिटल है ये कम्प्लीटली फुलफिल्ड है, कम्प्लीटली फुलफिल्ड है आयनिक स्टेट में। इसीलिए जिंक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का एक्सेप्शन क्या है, जिंक। और जिंक को हम लोग क्या कहते हैं, तो व्हाट इज जिंक, जिंक इज कॉल्ड सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, इसीलिए इसे क्या स्पेशल नाम दिया गया है, सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। अब सूडो का मतलब क्या है, सूडो का मतलब फेक, सूडो का मतलब क्या है, फेक ट्रांजिशन एलिमेंट। इसे ट्रांजिशन एलिमेंट के मतलब डी ब्लॉक में रखा गया है, ट्रांजिशन एलिमेंट के ग्रुप में रखा गया, साथ में रखा गया इन सबके, लेकिन ये सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है क्योंकि इसमें डी ब्लॉक डी सबशेल पूरी तरह से फुलफिल्ड है, खाली है ही नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन भी घुस पाए, जगह ही नहीं है, 10 इलेक्ट्रॉन है इसमें, जगह ही नहीं, कहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन के बाद घुसेगा 11 इलेक्ट्रॉन, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट इज नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, अंडरस्टूड। सो ये है एक बेसिक आइडिया ट्रांजिशन एलिमेंट एंड डी ब्लॉक एलिमेंट। तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम स्कैंडियम टू कॉपर the d orbitals are vacant in elemental as well as in ionic state, that's why these are called transition element. But zinc is not considered as a transition element, it's called a pseudo transition element. Why? Because in elemental state as well as in ionic state जिंक का डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। अब देखो जिंक के नीचे क्या था, याद करो मैंने बताया था जिंक के नीचे था कैडमियम, कैडमियम के नीचे था क्या था, मर्क्यूरी। तो जिंक के नीचे कैडमियम, कैडमियम के नीचे मर्क्यूरी, सभी जिंक का कॉन्फ़िगरेशन 3d10, कैडमियम का कॉन्फ़िगरेशन 4d10, मर्क्यूरी का कॉन्फ़िगरेशन 5d10, फुल फील्ड, कंप्लीटली फील्ड। दैट्स व्हाई जिंक कैडमियम मर्क्यूरी, मतलब ग्रुप 12 में जो 3 एलिमेंट है इसके बाद भी है, लेकिन इसके बाद में वो लैंथोनाइट कंट्रैक्शन वगैरह आ जाता है, तो मैं उसमें बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी ये इसमें नहीं है। जिंक कैडमियम मर्क्यूरी फिलहाल याद ना, इट इज अ सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, ये हमेशा दिमाग में फिट रखना बिकॉज कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल। ओके, सो राइट दिस, आई होप यू अंडरस्टैंड। और कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, वी विल डिस्कस ऑन कमेंट सेक्शन ऑल्सो, राइट दिस। सो आई होप यू हैड रिटन दिस, मैं इरेज कर रहा हूँ इसे। तो अब हम लोगों ने ट्रांजिशन एलिमेंट, सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन और साथ ही साथ डी ब्लॉक एलिमेंट में कितने लास्ट एटम कहाँ एंटर करता है ये हम लोगों ने पढ़ लिया।
अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में, इसके रेडियस के बारे में, 3D सीरीज़ के रेडियस के बारे में। ठीक है, देखो 3D सीरीज़ में जो रेडियस है, रेडियस को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि रेडियस ये क्लास 11 का भी टॉपिक है। ठीक है, तो 3D सीरीज़ में अगेन बैक टू स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब देखो होता क्या है कि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर सबको पता है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ठीक है, 27, 28, 29 एंड 30, दीज आर द एटॉमिक नंबर्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। ओके, नाउ अब देखो होता क्या है कि स्कैंडियम से हम लोग मैग्नीज आयरन तक जाते हैं। ध्यान सुनना, स्कैंडियम से हम लोग मैग्नीज और आयरन तक जाते हैं। तो जो शेल है ये भी 4s में जा रहा है, इसका लास्ट सब शेल क्या है, 4th शेल में जा रहा है, 4s2 3d10 है, इसका भी 4s2 3d1 था, इसका 4s2 3d2 होगा, 4th शेल, आउटरमोस्ट शेल 4th शेल, इसका भी आउटरमोस्ट शेल था 4th शेल, इसका भी 4th शेल, इसका भी आउटरमोस्ट 4th शेल था, इसका भी आउटरमोस्ट 4, सबके आउटरमोस्ट शेल क्या थे, 4th शेल थे, सभी के आउटरमोस्ट शेल 4th शेल थे। ठीक है, स्कैंडियम में कितने इलेक्ट्रॉन था, 2, टाइटेनियम में 2 था, वेनेडियम में 2 था, क्रोमियम में 1 इलेक्ट्रॉन था, मैग्नीज में 2 था, आयरन में 2 था, कोबाल्ट में 2 था, निकल में भी 2 था, कॉपर में 1 था और जिंक में 2 था इलेक्ट्रॉन। साथ में डी भी था, तो 3D इसमें मैं लिख दे रहा हूँ, साथ में इसमें भी 3D, 4s के बाद 3D था, इट इज ऑल्सो हैव 3D। तो एवरी एलिमेंट इन दिस पीरियड हैविंग 3D सब शेल, 3D सेल, तो 4s2 के बाद 3D था। अब यहाँ स्कैंडियम में ध्यान से देखो, तो स्कैंडियम में 3D1 था, टाइटेनियम में 3D2, अभी मैंने लिखा टोटल लिखा 3D3, क्रोमियम में 3D5 था, मैग्नीज में 3D5 था, आयरन में 3D6, कोबाल्ट में 3D7, निकल में 3D8, कॉपर में 3D10, 4s1 और जिंक में भी 3D10 था। अब ध्यान से तुम लोग अगर देखोगे सभी का लास्ट सेल, जो लास्ट शेल है वो 4th शेल है। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन 4th शेल था, लास्ट तो 3D के बाद 4th शेल आता है, 3rd शेल के बाद 4th शेल आता है। अब तुम लोग देखो सबका शेल सेम है, कोई 5th शेल में नहीं है, सभी का सब 4th शेल में। मतलब अगर मैं डायग्राम बनाऊँ, 1st शेल, 2nd शेल, 3rd शेल एंड दिस इज द 4th शेल, दिस इज द 1st शेल, दिस इज द 2nd शेल, दिस इज द 3rd शेल एंड 4th शेल ऑफ एन एटम। ओके, अब ध्यान से देखो सभी 4th शेल में, तो अब कहाँ से कैसे हम लोग एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज बताएं, तो ध्यान से देखना कि 4th शेल और 3D सेल अब होता क्या, 4s2 और 3D, इसे हम लोग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मानते हैं, वी कंसिडर इट एज ए आउटर मोस्ट, बिकॉज 4s और 3D के बीच का ज़्यादा डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहता। मतलब क्या है, ये है 4th शेल, ऊपर का शेल, दिस कॉल्ड 4s। मैं बहुत ही डिटेल्ड वे में, बहुत इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये कहीं बताया नहीं जाएगा, बहुत ध्यान सुनना। ये 4s है और ये है 3D, मान के चलिए ये है 3D, इट इज़ कॉल्ड 3D। ठीक है, अब 4s और 3D के बीच का गैप बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम। तो हम लोग यहाँ पर अगर एनर्जी देते हैं, इफ़ वी विल गिव एनर्जी, तो 4s इलेक्ट्रॉन तो 4s से भी जाना चाहिए, 4th सेल आउटर मोस्ट शेल है, लेकिन ड्यू टू लेस एनर्जी इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी, एनर्जी यहाँ से भी जाना शुरू कर देता है, बिकॉज एनर्जी गैप कम है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी जाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो एनर्जी अगर हम लोग बाहर से एनर्जी देंगे, तो नॉट फ्रॉम 4s ओनली, इट विल ऑल्सो स्टार्ट इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3D। Okay, so in total we assume there 3 electron in outermost shell। अब ध्यान से देखना क्या प्रॉब्लम क्या है। अब यहाँ पर D में 1 इलेक्ट्रॉन है, 4s तो चलो 2 इलेक्ट्रॉन है एक्सेप्ट क्रोमियम एंड कॉपर। यहाँ पर 3D में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है कंटिन्यूसली 3D में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, इफ यू विल ऑब्जर्व। ठीक है, होता क्या है कि जब 3D में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा हो, तो इलेक्ट्रॉन्स जो 3D में, तो अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन दूँ, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसको अट्रैक्ट कर रहा होता है। अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन दूँ, तो प्रोटॉन इसको और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन दे दूँ, 4th इलेक्ट्रॉन, तो और ज़्यादा प्रोटॉन ये अट्रैक्ट करेगा। अगर मैं 3D में 5 इलेक्ट्रॉन दे दूँ, तो अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा। तो होता क्या है, मैं ध्यान सुनना, कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे साथ साथ प्रोटॉन तो बढ़ ही रहा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है, तो ये जो अट्रैक्शन है बढ़ रहा है।
3D का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहा है स्कैंडियम से लेकर कंटिन्यूसली, अगर हम लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अपोजिटली चार्ज बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो एटम श्रिंक होता है। एटम क्या होता है? श्रिंक होता है। अब ध्यान सुनना, एटम श्रिंक होता है मतलब क्या? मतलब स्कैंडियम से टाइटेनियम जा रहे, इलेक्ट्रॉन बढ़ा, प्रोटॉन बढ़ा, अट्रैक्शन बढ़ा, तो एटम का साइज कम हुआ, मतलब स्कैंडियम का साइज बढ़ा ज़्यादा है, टाइटेनियम का कम हो गया है, क्योंकि टाइटेनियम में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन ज़्यादा है। सिमिलरली टाइटेनियम से वेनेडियम में जाएंगे तो टाइटेनियम का साइज ज़्यादा, वेनेडियम का कम हो गया। वेनेडियम से क्रोमियम में जाएंगे तो क्रोमियम का साइज कम हो गया। क्रोमियम से मैग्नीज में जाएंगे तो मैग्नीज का साइज अगेन यहाँ पर कम हो गया। मैग्नीज का साइज, मैग्नीज से अगर आयरन में जाएंगे तो मैग्नीज का यहाँ पर साइज ज़्यादा है, आयरन का कम हो गया। तो इस तरह से क्या, देखो अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज जो अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर इफेक्ट, ये क्या है? ये बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अब न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर इफेक्ट अगर बढ़ रहा हो तो एटम ये श्रिंक होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है मतलब एटॉमिक रेडियस कम होगा। अगर एटॉमिक रेडियस कम होगा तो साइज भी कम होगा। तो देखो यहाँ पे स्कैंडियम से मैग्नीज आयरन तक हम लोग जा रहे हैं, तो हो क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो साइज घट रहा है, साइज घट रहा है। लेकिन अच्छा यहाँ पर अब मैं ये बता दे रहा हूँ तुम लोग, तो ये मैं यहाँ पर ये पोर्शन बता रहा हूँ। देखो होता क्या है कि अब ध्यान सुनना, यहाँ से हम लोग स्कैंडियम से आयरन में जाएंगे, स्कैंडियम से अगर हम लोग आयरन में जाएंगे तो न्यूक्लियर इफेक्ट, जैसे हम लोग न्यूक्लियर चार्ज भी बोल सकते हैं, तो न्यूक्लियर इफेक्ट बढ़ता है, न्यूक्लियर इफेक्ट बढ़ता है। मतलब क्या? अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बढ़ रहा है, इसे कहते हैं अट्रैक्शन बिटवीन। न्यूक्लियर इफेक्ट क्या है? अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट में है, प्रोटॉन जो सेंटर पे है। अच्छा अब हम लोग आयरन, कोबाल्ट और निकल का देखेंगे, तो ध्यान सुनना, आयरन, कोबाल्ट, निकल सेंटर पे प्रोटॉन है, प्रोटॉन बढ़ रहा है, आयरन भी है, कोबाल्ट भी है। अब होता क्या? इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से बढ़ रहा है यहाँ पर 6, 7, 8। अब ध्यान देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन तो बहुत ज़्यादा होगा, 1, 2, 3 प्लस 4 इसका 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें भी रिपल्शन तो होगा ही। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होने के कारण, ये इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होने के कारण, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन आउटर मोस्ट रीजन में, एकदम आउटर मोस्ट रीजन में इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। रिपल्शन होने के कारण साइज बढ़ना चाहता है। ध्यान सुनना, रिपल्शन क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बहुत ड्रास्टिकली बढ़ गया है, तो इलेक्ट्रॉन के इंक्रीज होने के कारण साइज बढ़ना चाहता है। लेकिन साथ में क्या बढ़ रहा है? ये भाई साहब जो सेंटर में बैठे हुए प्रोटॉन, ये भी बढ़ रहा है। अब ये बोल रहा है कि देखो बढ़ने तो देंगे नहीं, क्योंकि हम भी ज़्यादा है, तुम भी ज़्यादा है, तो तुमको हम खींच के रखेंगे, तुमको कान पकड़ के रखेंगे। तो होता क्या है कि आयरन, कोबाल्ट, निकल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, न्यूक्लियर इफेक्ट भी बढ़ रहा है, और बाहर में इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन भी बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, रिपल्शन बढ़ गया, रिपल्शन बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के बीच का, मान के चलो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये मैं अगर मैं इधर से बता दूँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर तीसरा कोई इलेक्ट्रॉन आ गया तो रिपेल करेगा, और 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन आ गया तो और रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा। तो होता क्या? आयरन, कोबाल्ट, निकल में देखा क्या गया है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन है ये भी बढ़ गया है, और साथ में न्यूक्लियर इफेक्ट, जो प्रोटॉन का अट्रैक्शन है वो भी बढ़ा हुआ है। तो होता क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन को हम लोग सभी जानते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। और प्रोटॉन के अट्रैक्शन को न्यूक्लियर इफेक्ट। तो आयरन, कोबाल्ट, निकल में देखा गया, फ्रॉम आयरन टू निकल, इफ आई विल सी, यहाँ पर न्यूक्लियर इफेक्ट जो प्रोटॉन है तो बढ़ ही रहा है, न्यूक्लियर इफेक्ट तो बढ़ ही रहा है, साथ में शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन है ये भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियर इफेक्ट का जो इफेक्ट है, एक्चुअली न्यूक्लियर इफेक्ट का जो डोमिनेशन और शील्डिंग इफेक्ट का डोमिनेशन वो सेम रहता है। यहाँ पर न्यूक्लियर इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, रिपल्शन तो यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी बाहर का शेल है, 4-5 शेल है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कर रहा है, लेकिन ये रिपल्शन न्यूक्लियर इफेक्ट को ओवरटेक नहीं कर पा रही। यहाँ पर न्यूक्लियर इफेक्ट ताकतवर है, यहाँ पर न्यूक्लियर इफेक्ट बोल रहा है कि नहीं जाने देंगे। जैसे न्यूक्लियर इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को पकड़ कर रखता है, ये जाने देता नहीं है, यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है न्यूक्लियर इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट नहीं कर पा रहा, कमजोर है यहाँ पर। जैसे अभी हाल ही में
हुआ है, यहाँ पर डोमिनेट कौन किया है, ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया डोमिनेट किया, उस तरह से न्यूक्लियर इफेक्ट यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है। अब क्या है कि न्यूक्लियर इफेक्ट यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट ग्रेविड दोनों सेम हो गया, सिमिलर हो गया, सेम नहीं बोल सकते, सिमिलर बोलना, इसका जो एक्सटेंट होता है वो सिमिलर होने के कारण यहाँ पर आयरन से निकल कोबाल्ट, कोबाल्ट से निकल अगर जाएंगे तो इसका अप्रॉक्स जो एटॉमिक साइज है वो सेम आता है, मतलब आयरन कोबाल्ट निकल के अप्रॉक्स एटॉमिक साइज क्या होता है, सेम आता है। अब ध्यान सुनिए, हम लोग फिर कॉपर में गए, फिर जिंक में गए। अब कॉपर जिंक में जाएंगे तो न्यूक्लियस बैठा हुआ प्रोटॉन पे, प्रोटॉन बैठा हुआ न्यूक्लियस पे। अब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन देखो 8 के बाद 10, सीधा 10 हो गया, एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गया इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन तो है ही, एक इलेक्ट्रॉन 4s में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन उधर 4s2 में है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत ड्रास्टिकली बढ़ गया। ड्रास्टिकली बढ़ने के कारण रिपल्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। रिपल्शन बढ़ना मतलब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ना, शील्डिंग इफेक्ट, ऐसे ही मैंने लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ना। अब देखो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया, लेकिन न्यूक्लियर इफेक्ट यहाँ पर डोमिनेट नहीं कर पाया, न्यूक्लियर इफेक्ट यहाँ पर डोमिनेट नहीं कर, शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पर डोमिनेट कर गया। जो डोमिनेशन न्यूक्लियर इफेक्ट का था फ्रॉम स्कैंडियम टू आयरन, वो डोमिनेशन न्यूक्लियर इफेक्ट का नहीं है, वहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? बिकॉज इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से बढ़ गया यहाँ पर। अब इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से बढ़ गया तो रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा, एक्सपैंड करेगा साइज। तो देखा क्या गया कि अगर हम लोग कॉपर जिंक का कंपेयर करें तो जिंक का यहाँ पर साइज बढ़ा हुआ पाया जाता है कंपेयर टू कॉपर। सो इन दिस वे वी डिनोट द एटॉमिक रेडियस बाय दिस वे, वी डिनोट एटॉमिक रेडियस ऑफ 3D सीरीज बाय दिस वे। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि एटॉमिक रेडियस के बेसिस पर हम लोग बहुत सारे चीज़ों को निकालते हैं। आयनाइजेशन थेरेपी हुआ, यहाँ पर सेम नहीं है, आयरन कोबाल्ट निकल, इट इज़ नॉट सेम, इट इज़ सिमिलर। थोड़ा सा इफेक्ट होता है, थोड़ा सा चेंजेस, और तो इसमें कुछ टर्म्स वगैरह इसमें यूटिलाइज होता है। सिर्फ न्यूक्लियर इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट हमारे सिलेबस में क्लास 12 के सिलेबस में, बट इसके अलावा हायर सिलेबस में देखोगे, मास्टर्स के सिलेबस में देखोगे तो और भी इसमें कुछ और टर्म्स लगते हैं। बट फॉर जेई नीट CBSE you have to understand iron cobalt nickel similar side, and finally zinc, because of large shielding effect, dominated shielding effect, zinc will have more atomic size and radius. So we told about this is, but this topic denotes atomic size, atomic size. तो आई होप सभी ने लिख लिया होगा, इफ नॉट राइट दिस फास्ट। इसके बाद हम लोग डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट शुड बी द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। मैं मिटा दे रहा हूँ सर। ठीक है,